concept of hydrides. हाइड्राइड्स को हम लोग है ना 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, आराम से देखते चलिए समझिएगा। फर्स्ट इज कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड, इसका दूसरा नाम है सलाइन हाइड्राइड। सेकेंड इज कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड समझे? तो देखो हम लोग ये सलाइन हाइड्राइड है ना, आयनिक हाइड्राइड का पार्ट। आयनिक हाइड्राइड अब समझिए, मेटालिक हाइड्राइड में जनरल आप क्या करेंगे ना, मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो बेसिकली है ना डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का मेटल्स होता है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। कोवलेंट हाइड्राइड में कोवलेंट कंपाउंड से, जो कोवलेंट बॉन्ड से जो बना हुआ हाइड्राइड से आप उसको लेके चलते हैं। और आयनिक हाइड्राइड में मेटल होगा आयंस के फॉर्म में कैटायन और उसके साथ होगा हाइड्राइड। एक एक करके देखो, सबसे पहले देख लो आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड मेटल है अपने वैलेंसी के हिसाब से प्लस और हाइड्रोजन है H माइनस। जनरली आप ये मान के चले कि जो भी हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 को देखो ध्यान से, कौन कौन है उसमें, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जो हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो वो है हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड बनाता है। इसमें दो तरह का मेटल्स कंबाइन होता है, या तो मेटल होगा ग्रुप 1 का H माइनस के साथ, या होगा मेटल ग्रुप 2 का और H माइनस के साथ। देखिए जब इसको आप लिखिएगा आयनिक फॉर्म में तो MH2 के फॉर्म में लिखा जाए। इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे MH, लेकिन इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग MH2। जैसे अगर तुम एग्जांपल देखो सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, आप पोटेशियम हाइड्राइड, लेकिन अगर आप बात करते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, आप बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड, आप बात करते हैं बेरियम हाइड्राइड, सो दैट इज द फॉर्मूला BH2। क्लियर है? तो हाइड्रोजन अगर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के मेटल्स के साथ कंबाइन करता है देन इट फॉर्म्स आयनिक टाइप ऑफ हाइड्राइड। एग्जांपल आपके पास है सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। पोटेशियम हाइड्राइड तो छोड़ दो, तो बहुत कम एग्जिस्टेंस है, लेकिन सोडियम हाइड्राइड का अच्छा खासा एग्जिस्टेंस होता है। बाकी इधर भी जब आप लाइटर मेटल्स के हाइड्राइड का बात करते हैं, लाइटर मेटल हाइड्राइड्स, अगर आप लाइटर मेटल के हाइड्राइड्स का बात करते हैं, याद रखना दे हैव कोवलेंट नेचर डोमिनेंट, दे हैव कोवलेंट नेचर डोमिनेंट, उनके अंदर कोवलेंट नेचर जो है वो ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लोगे BH2 का, आप एग्जांपल लोगे MgH2 का, तो ये सब है ना ज्यादातर कोवलेंट नेचर का होता है एंड दे बेसिकली एग्जिस्ट एज पॉलीमर, पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म कहने का मतलब है ना आपस में मिल जाएगा और पॉलीमर की तरह एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देगा, जिसका मोनोमर है BH2 है, तो BH2 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 ये सब आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें कुछ मेटल का हाइड्राइड्स रिएक्शन भी शो करता है। जैसे अगर देखो, अगर आप सोडियम हाइड्राइड को रिएक्ट करा दें पानी के साथ, तो आपके पास NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये H2 गैस को रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन रिच है, हाइड्रोजन रिच है H माइनस, तो ये H2 गैस रिलीज करता है। अगर हम लोग रिएक्ट करा दें लिथियम हाइड्राइड को Al2Cl6 के साथ, तो ये फॉर्म करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में HCl का फॉर्मेशन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप इसी तरह से लिथियम हाइड्राइड को रिएक्ट करा देते हैं B2H6 के साथ, B2H6 इज कॉल्ड डाइबोरेन, तो ये फॉर्म करके तुमको देगा लिथियम बोरोहाइड्राइड,
लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, यहां लगा के यहां लगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन। देखो रिएक्शन याद करना तुमको पड़ेगा, होगा कैसे वो आप समझो। सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, लिथियम हाइड्राइड Al2Cl6 के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साथ में HCl। अगले केस में हम लोग लिथियम हाइड्राइड को रिएक्ट कराते हैं B2H6 के साथ लिथियम बोरोहाइड्राइड। इवन अगर लिथियम हाइड्राइड की जगह तुम सोडियम हाइड्राइड लिया और इसको रिएक्ट करा दिया B2H6 के साथ, अगेन यू गेट दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इस तरह से आयनिक हाइड्राइड्स एग्जिस्ट करता है और उनका रिएक्शन ऐसे होता है। आप अगर कभी भी आयनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, आयनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप आयनिक हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H- अपने आप को H में कन्वर्ट करेगा विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक हाइड्राइड में रहेगा ना H-, जैसे सोडियम हाइड्राइड है तो NaH, Na+H-, लिथियम हाइड्राइड है तो Li+H-। अगर आप किसी भी आयनिक हाइड्राइड का इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H- अपने आप को H में कन्वर्ट करेगा विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है या रिडक्शन? तो एनोड पे होगा या कैथोड पे? एनोड पे होगा। तो ये है ऑक्सीडेशन, बैलेंस कर लो, 2 लगा दो, यहाँ H2 कर दो या 2, ये है हम लोगों का ऑक्सीडेशन और होगा एनोड पे। तो आपको अगर कभी कोई पूछे कि सोडियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे कौन सा गैस आएगा? हाइड्रोजन। देख रहा क्वेश्चन ऐसे रहे, सोडियम हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे कौन सा गैस आएगा? H2 गैस। H- अपने आप को H2 में कन्वर्ट करेगा विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? चलो ये था आयनिक हाइड्राइड, नोट करो फटाफट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बोलो। Lighter metal hydrides, they have covalent nature dominant. अच्छा लाइटर मेटल हाइड्राइड समझा? नहीं, कोई भी देखो ये तो एक्चुअली ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का है, लेकिन नीचे नीचे जाओगे तो हैवी मेटल्स बनता है और ऊपर वाला हल्का रहता है। जैसे अगर हम तुमसे पूछेंगे कि कैल्शियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड है, किसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है? तो बेरियम हाइड्राइड। अब समझा? कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम, कौन हल्का मेटल? बेरिलियम। हाँ तो नीचे यहाँ नाम लिखे हैं, पीरियोडिक टेबल में तो ऊपर होता है, नीचे हम यहाँ लिखे। पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम ऊपर है, उससे नीचे मैग्नीशियम, उससे नीचे कैल्शियम है। तो भारी कौन हो रहा है? मैग्नीशियम कैल्शियम, ये सब भारी हो रहा है ना। तो भारी वाला का ज्यादा आयनिक होगा और हल्के वाले का ज्यादा कोवलेंट होगा। नहीं समझा? फिर से अरे डायरेक्ट का है उससे इसको मिला, ये दूसरा चीज है यार। यहाँ आयनिक और कोवलेंट का बात हो रहा है, तुम डायपोल से इसको मिला। हम ये कह रहे हैं, सुन लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे है ना सिस्टमैटिकली BH2 MgH2 CaH2, अगला कौन? BaH2, सही है, बेरियम हाइड्राइड। अब बताओ ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मेटल को देखो, मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। भारी हो रहा कि हल्का? हल्का कौन है? ऊपर वाला। तो इसके अंदर कोवलेंट ज्यादा है और नीचे वाले में आयनिक ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे अगर हम तुमसे पूछें तो बोलोगे कोवलेंट नेचर डिक्रीजेस, अभी समझा? कंफर्म। और आयनिक नेचर यही तुमको लिखा है।
इसी को यहाँ ऐसे लिखा गया कि लाइटर मेटल हाइड्राइड्स, हल्का मेटल वाला जो हाइड्राइड होगा उसके अंदर कोवलेंट नेचर डोमिनेट, हल्का मेटल वाला जो हाइड्राइड होगा उसके अंदर कोवलेंट नेचर डोमिनेट। ठीक है, हो गया? आप लोग आओगे स्क्रीनशॉट? यस सर। देखिए, चलिए हम दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे। दिस इज कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, कोवलेंट या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। एक बात समझने का कोशिश की, कोवलेंट बॉन्ड पे बेस्ट हाइड्राइड से। पिछले केस में मेटालिक बॉन्ड था जिसमें मेटल केटायन था और हाइड्राइड H- था। ठीक है, हाइड्रोजन का H-, क्लियर होगा? लेकिन अब आप कोवलेंट पे जा रहे हैं, यहाँ बॉन्ड पोलैरिटी आएगा, पोलर होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे प्लस होगा। बेसिकली इसको भी हम तीन पार्ट में आपके सामने रखते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाम नहीं, इलेक्ट्रॉन का कमी हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी वाला हाइड्राइड से BH3। क्या यहाँ बोरॉन के पास, सॉरी यहाँ बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट ना? लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होना चाहिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। समझे? कोवलेंट बॉन्ड तीन बॉन्ड बना है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 नहीं। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, तो इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। पता ये ऐसे नहीं रहता, ये हमारे यहाँ जब आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक ग्रुप 13, तो बोरॉन का हाइड्राइड मतलब गजब का डिस्कशन, आधा एक घंटा का डिस्कशन। इसका नाम है, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है डायमेरिक फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ B2H6। ये कैसे एग्जिस्ट करता है थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए। आप इनऑर्गेनिक में हैं, इतना बेहतरीन सेक्शन है इनऑर्गेनिक ना, आप बस समझने का कोशिश करिए। देखिए ये है बोरॉन का 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन है प्लेन के नीचे। फिर ये एक और बोरॉन है, उसका 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन है प्लेन के ऊपर। दोनों बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए खेल खेला, नेचर का ऐसा बॉन्ड बनाया जो कहीं दूसरी जगह एग्जिस्ट नहीं करता है। नाम है उसका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यहाँ कंफ्यूजन, सर आज तक जो पढ़ते थे वो क्या था? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड को देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर के बीच है। ये बॉन्ड देखो, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर के बीच है। मतलब जनरली जो आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं ना, जनरली जो आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं उसमें 2 अलग-अलग एटम होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ समझना, बहुत इंटरेस्टिंग। इस हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए ये बोरॉन अपने साथ भी एडजस्ट करता है, और इस हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए ये बोरॉन अपने साथ भी एडजस्ट करता है। अगर आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाएंगे तो हम आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये जनरल है, जैसे हर दिन होता है वैसे आज भी है। लेकिन जो ऊपर वाला हाइड्रोजन, प्लेन के ऊपर वाला, और जो प्लेन के नीचे वाला हाइड्रोजन, उसमें खेल बड़ा हो गया है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर वाला बॉन्ड है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये है शेयर्ड 3 सेंटर के बीच। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। ये वाला कैसा है?
2 सेंटर, ये वाला कैसा है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, और ये वाला भी वही है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, करेक्ट। इस तरह के बॉन्डिंग को हमारे इस इनऑर्गेनिक में नाम दिया गया है बनाना बॉन्ड। बनाना जैसा है बनाना बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बनाना बॉन्ड। B2H6 हमेशा है ना बनाना बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो केमिस्ट्री का लैंग्वेज, डायमर मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते, B2H6 BH3 करके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते, डायमर का फॉर्मेशन करता है और वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ B2H6 लाइक दैट, हैविंग बनाना बॉन्ड, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर या 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर के बीच का बॉन्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जब है ना पढ़िएगा पी ब्लॉक फिर से, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एकदम आम आदमी जैसा है, जैसे देखो मीथेन एकदम आराम से स्टेबल, ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना कम इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप इसके बाद किसी और को उठा लीजिए, जैसे सपोज आप कुछ भी है ना इसी तरह का उठाइए, मान लीजिए आप हम लोग लेते हैं कार्बन हो गया, कोई और इसी तरह का सपोज C2H6 ले लो, जहां जितना भी तुमको दिखेगा हाइड्रोजन के साथ वो सब तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, 8 चाहिए 8 है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 8 चाहिए 8 से कम है तो कुछ काम करता है। अब तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच, थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच इसका मतलब क्या है? अरे यार वो हाइड्राइड्स बना लेता है फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, क्या पानी के अंदर है 2 लोन पेयर, अमोनिया के अंदर है 1 लोन पेयर, तो ऐसा कोई भी जिसके अंदर लोन पेयर बचा हुआ उसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के तौर पे आप जानते हैं, हाइड्राइड के तौर पे आप जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड या कोवलेंट हाइड्राइड 3 तरह का, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन है ना ज्यादा ना कम, उसी तरह इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो स्टिल लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो तीसरा भी देख लेते हैं, पर थर्ड हम लोग के पास, थर्ड मतलब ये वाला मेटालिक हाइड्राइड। कुछ होता है स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स और कुछ होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड वो होता है जिसका फॉर्मूला आपको एकदम जनरल तौर पे दिखाई देता है, जैसे NaCl, CaCl2, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है PO। लेकिन कुछ होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है सिंपल रिलेशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, जैसे Fe और H, आयरन और हाइड्रोजन, लेकिन फॉर्मूला कैसे है? फॉर्मूला 0.98 1.0। Such type of compounds are basically called non-stoichiometric compounds. B block and F block elements, B block and F block elements can form metallic hydrides. ये मेटालिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस तरह का नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला होता है उनका, मतलब जैसा अभी तक आप स्टोइचियोमेट्री देखे हैं ना उससे उनका स्टोइचियोमेट्री डिफरेंट होता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन एक्सेस में मौजूद होता है, हाइड्रोजन ज्यादा रहता है। जितना हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन छोटा है और जब आप B ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स का बात करते हो उसका साइज बड़ा, ठीक है। साइज बड़ा होने की वजह से जो पूरा का पूरा हमारा मेटल है वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस से खींच लेता है। आप जब ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जहां भी हमको हाइड्रोजन को H2 को कैटलिस्ट की तरह लेना है ना, हम उसके साथ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम इसको यूज करते हैं।
निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम क्या करता है, सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को खींचता है और सरफेस से ही इकट्ठा करता है। इससे सरफेस के ऊपर H2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसी वजह से जो भी हमारा डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें मोस्टली दे कैन फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, और आपको इसमें क्या बोला गया कि दे कैन बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट टू प्रोवाइड अ सरफेस कैटालिसिस। ऑर्गेनिक में जब आप हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो कैटालिसिस के लिए आप निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम इन सबको भी यूज कर सकते हैं। कारण है कि वो अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को खींच के एब्जॉर्ब करके रखता है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट एकदम लॉजिक वाइज सोचना, तब आसान लगेगा। मान लो ये पूरा रूम एक कंटेनर है जिसमें है ना 1000 H2 मॉलिक्यूल घूम रहा है। आप किसी रिएक्शन को कैरी करना चाहते हैं, वो रिएक्टेंट आके एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन पूरे रूम में 1000 H2 घूम रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी H2 के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा। अब आप क्या करें, अब आप इस रूम में है ना निकेल ले आए, निकेल का एक छोटा सा पीस ले आए। निकेल क्या करेगा, दूर दूर से हाइड्रोजन को खींच के ला के अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर। अब अगर हम लोग उस मॉलिक्यूल को, जो दूसरा रिएक्टेंट था, अगर हम उसको हाइड्रोजन को अगर दूसरे मॉलिक्यूल को हम इसी निकेल के ऊपर छोड़ दें तो इसमें तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, क्या ये रिएक्शन फास्ट होगा? इसको कहते हैं सरफेस कैटालिसिस। बाकी सरफेस कैटालिसिस बहुत डिटेल में है, जो 12 में आपको पढ़ना भी है, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि सरफेस के ऊपर जो कैटालिसिस है उसको आप सरफेस कैटालिसिस कह रहे हैं और उसका कॉन्सेप्ट एक है। ठीक है, यहां तक लोग को इसको कुछ दिखाना पड़ेगा। हो गया इधर वाला? यस। चलो उस मेटालिक हाइड्राइड के नीचे लिखो थोड़ा, मेटालिक हाइड्राइड में लिखना mainly lower metal, lower d block elements or f block elements, mainly lower d block elements or f block elements form hydride। फर्स्ट आगे लिखो निकेल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम
are very good source of hydrogen, are very good source of hydrogen, nickel, platinum और palladium are very good source of hydrogen because they absorb hydrogen, because they absorb hydrogen on their surface, they absorb hydrogen on their surface and supply hydrogen where it is required, and supply hydrogen where it is required. Full stop. Due to this, in number of organic reactions, in number of organic reactions for reaction with hydrogen, in number of organic reaction for reaction with hydrogen, nickel, platinum और palladium, nickel, platinum और palladium is used, nickel, platinum or palladium is used for surface catalysis, is used for surface catalysis, is used for surface catalysis. हो गया आपको? एक चीज और इसमें मेंशन करना चाहेंगे कि बेसिकली जो ग्रुप 6, 7 या 8 का मेंबर है ना, वो हाइड्राइड्स नहीं बनाता या कम बनाता। ग्रुप 6, 7 और 8, देखो तो हम 6 का ही कोई एग्जांपल ले लिए क्या? ग्रुप 6, 7 या 8, सिक्स, सेवन, एट तक आप कहाँ पहुंच गए? क्रोमियम तक। अच्छा, 8 मेरा आयरन नहीं, हम आयरन नहीं ले लिए। 6, 7, 8 हम यहाँ आयरन नहीं ले लिए। आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे? 6, 7 या 8 वाला जो ग्रुप वाला मेंबर है ना, वो हाइड्राइड नहीं बनाता या कम बनाता। पीछे वाले में क्रोमियम एक है जो बनाता है, क्रोमियम बनाता है, लेकिन 6, 7 यहाँ आयरन की जगह पर हटा के निकल कर लो, उसके अगला वाला कोई मेंबर पर निकल कर। निकल है, आयरन नहीं होगा। 6, 7, 8 वाला निकल। चलिए, ये था हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन का कंपाउंड करके है ना, हमारे पास दो चीज है, एक है पानी, वाटर, और दूसरा हम लोग के पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर के बारे में देखो। ऑब्वियसली आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और ऑक्सीजन के ऊपर जो वो लोन पेयर होता है, इसका नेट डायपोल मूवमेंट 0 होता है या नॉन जीरो? नॉन जीरो। ठीक है, याद रखना ये एक पोलर सॉल्वेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन भी है, इसलिए वाटर को, अच्छा वाटर में समझ रहे हैं? अच्छा, थोड़ा नोट कर लेना, देखो इसको देखो। ठीक है, पानी स्ट्रक्चर सामने, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायपोल मूवमेंट लीजिएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो नेट डायपोल मूवमेंट है ना, नॉन जीरो है, ये समझ में आया? नेट डायपोल मूवमेंट केमिकल बॉन्डिंग में लिख दी। ठीक है, इसके अंदर ये एक सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली आप वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली चीजें इनके अंदर घुल जाती हैं, बेसिकली कौन नहीं घुलता? ऑर्गेनिक टाइप। ठीक है, ऑर्गेनिक टाइप चीज जो है वो इसके अंदर नहीं डिसॉल्व होता। एक सिंपल सा थ्योरी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर कोई पोलर या आयनिक कंपाउंड है, पानी में घुल जाए, क्योंकि आयंस पोल्स हमारे पानी में भी, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे इस पानी में नहीं घुलता, कारण उसके अंदर कोई पोल्स नहीं होता, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है,
इसको हम लोग कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आप सही तरीके से इसका नाम लेंगे ना तो इसका नाम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक में बहुत था। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बट फॉलोज like dissolves like rule। ये like dissolves like rule क्या है? इस रूल का कहना है कि जो जैसा होता है उसी में घुलता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें पोल्स है, पोल्स कहने का मतलब अपोजिट चार्ज, NaCl, Na+, Cl-, कैल्शियम ऑक्साइड Cl+2, O-2, तो वो पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में, पानी में भी पोल, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव, पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पोल्स नहीं होता या कम होता है, वो पानी जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करता, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है, लाइक ईथर, ठीक है, उस तरह। तो यहाँ पानी के बारे में पढ़ाई हो रहा है, तो पानी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल के हिसाब से बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है। सो इट इज सेड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर? आगे इन वाटर विथ सॉलिड, पानी का सॉलिड स्टेट, पानी का ही सॉलिड स्टेट ऐसा होता है जिसका डेंसिटी पानी के लिक्विड स्टेट से कम होता है। क्या बोलते सही है? और इतना बड़ा बड़ा चीज नहीं है, पानी बर्फ पे तैरता है, बस ये सिंपल बात है, ठीक है। पानी बर्फ पे क्या होता है? तैरता है, ये बोल रहे और क्या बोलता है? बर्फ पानी पे तैरता है, करेक्ट बोल रहे। तो इस केस में सॉलिड का जो डेंसिटी है वो लिक्विड के डेंसिटी से कम है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब आप वाटर लेते हैं, तो वहां एक इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है। नाम सुने हो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड पानी के अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जब बनता है ना, तो यहाँ पे ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर, देखो देखो देखो, समझो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब समझ रहे हो? चारों तरफ से ये इस तरह से ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इससे होता ये है कि इसके अंदर बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है, वैकेंट। ये सब वैकेंट स्पेस है। वैकेंट स्पेस होने से जब आप इसका सॉलिड लेते हैं तो उसके अंदर खाली जगह बहुत, खाली जगह होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन मास तो वही है। तो डेंसिटी बढ़ता है या घटता है? डेंसिटी घट जाता है। ये सब वैकेंट स्पेस। ये वैकेंट स्पेस क्या करता है? ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, they have high volume in solid, so density decreases, आप ये बोलते हैं ice floats on water। आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। कारण क्या है? कारण क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? क्या आपको याद है इंटर और इंट्रा में अंतर? पढ़ाते नहीं, हम लोग भूलते जाते, पढ़ाते नहीं। क्या बोलते? इंटर और इंट्रा में कुछ अंतर होगा? अच्छा, ऐसे काम हो जाएगा।
अब हाइड्रोजन भी कर, अभी नहीं, अगले। तो इसका मतलब अब अगर उस समय आपसे कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछे, केमिकल बॉन्डिंग पूछे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पूछे, रेडॉक्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आगे जीओसीएल स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय नहीं आएगा। क्या बोलते नहीं है? अरे बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड उसको कहते हैं जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। जैसे ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच जो एच बॉन्ड बन रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के दो हिस्से के बीच अगर एच बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग इंट्रा कहते हैं। हम आपको बताते हैं एक बहुत फेमस क्वेश्चन, आप कॉपी पे कर रखे हैं कि क्यों पानी का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होता है, क्यों NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज्यादा होता है, क्यों कौन ज्यादा वोलेटाइल होता है, कौन लेस वोलेटाइल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने कॉपी पे किए थे, पारा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल करके, याद आ रहा है? या इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, याद नहीं तो कहां से? हां, तो कॉपी पढ़ लो, निकालो केमिकल बॉन्डिंग, एकदम लास्ट क्लास, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट क्लास।